देखिए बेसिकली लुईस स्ट्रक्चर में देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। कल जैसे हम लोगों ने बातचीत करनी शायद स्टार्ट कर भी दी थी इस बारे में, तो पहला वो तो हम लोगों ने कर लिया था कि आयनिकल कोवेलेंट बॉन्ड में अलग अलग डिवाइड करो, राइट। तो जैसे हम लोगों ने बात की थी NH4Cl, तो अमोनियम आयन और Cl नेगेटिव में आप उसको डिवाइड कीजिए। अब जैसे अमोनियम आयन है तो अमोनियम आयन का कल हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, वो भी हम लोगों ने बना लिया था ऑलमोस्ट। अमोनिया और प्लस अपना हो जो H+ आयन था, राइट। और अमोनिया और H+ आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड था जिसके अंदर डोनर स्पीशीज नाइट्रोजन एटम था और H+ एक्सेप्टर था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कभी भी आपको अगर आयंस वगैरह के स्ट्रक्चर बनाने हो ना, तो द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड इज कि उनको स्प्लिट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक और आयंस लिख करके दे रहा हूं मैं यहाँ पे, उनके जरा स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे अपना ये होता है ICl2 माइनस और ICl2 प्लस, ICl2 माइनस है, ICl2 प्लस है, राइट। फिर अपना है ICl4 नेगेटिव है, ICl4 पॉजिटिव है ना। और फिर इसी तरह से आप बनाइए ICl6 पॉजिटिव, ICl6 नेगेटिव। ये पहले बताया तो नहीं है ना मैंने, या बता चुका हूँ? नहीं बताया ना। तो देखो इनमें से कोई भी एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर बाकी के सारे आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए ध्यान से देखिए कोई भी एक कैसे, जैसे मान लो ICl4 नेगेटिव ले लेता हूँ मैं। लुक एट दिस कि ICl4 नेगेटिव किस तरह का होगा। आई कैन ड्रॉ ICl4 नेगेटिव इन 2 पॉसिबल वेज। पहला तो पॉसिबल वे मेरे पास में ये है कि मैं ICl3 को ले लेता हूँ, आई टेक ICl3 और उसके अंदर एक Cl नेगेटिव ऐड कर देता हूँ। भाई आयोडीन है ना, हेलोजन है, तो हेलोजन की वैलेंसी 1357 होती है, तो आई टेक आयोडीन ICl3 में और उसके अंदर Cl नेगेटिव ऐड कर दिया जाए। और दूसरा जो पॉसिबल वे है, दैट पॉसिबल वे इज कि आई विल टेक ICl5, राइट, और उसमें से एक Cl पॉजिटिव का रिमूवल कर दिया जाए। आई विल रिमूव 1 Cl+, राइट। अब देखो इन दोनों को अगर करेंगे तो क्या होगा। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, ICl3 को लीजिए आप। ICl3 में अगर मैं एक Cl नेगेटिव ऐड करना चाहता हूं तो देखिए कौन सा तरीका क्या होगा उसका। एक ICl3 यहां रखिए और एक Cl नेगेटिव यहां पे रखिए। ICl3 है और एक Cl नेगेटिव है। अब ये जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव और आयोडीन में से ऑब्वियसली इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है, तो डोनर स्पीशी कौन होगा? यार बिल्कुल गधे हो तुम लोग। हाउ कैन आयोडीन बी द डोनर स्पीशी? Cl नेगेटिव हैज टू बी द डोनर स्पीशी। एनायन और न्यूट्रल में से तुम्हें न्यूट्रल ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच दिखाई दे रहा है क्या? दिमाग लगाया करो यार हमेशा, बहुत सीरियसनेस के साथ में। Cl नेगेटिव और आयोडीन में से जब नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव के पास है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो डोनर स्पीशी होगा ना। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, राइट। और दूसरे एंड पे अगर ICl5 और Cl पॉजिटिव को अगर आप देखेंगे तो देखो ICl5 में आप इसको ऐसे बनाओ ICl4, है ना। और एक और ये जो Cl एटम था इसका सपोज अब मैं रिमूवल करता हूं, तो जब मैं इसका रिमूवल करना स्टार्ट करूंगा तब क्या होगा? व्हेन आई स्टार्ट गोइंग फॉर इट्स रिमूवल, अब अगर मुझे ये Cl प्लस की फॉर्म में यहां से रिमूव करना है तो इवेंचुअली ये एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ आयोडीन के ऊपर डेफिनेटली छोड़ करके जाएगा, राइट, है ना। तो बस अब सिंपल सी चीज है कि ICl4 नेगेटिव इस तरह का बना, तो ICl4 नेगेटिव में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आयोडीन से 4 Cl सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है और आयोडीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला भी इसी तरह का है ना। आप इस चीज को यूज कर लीजिए यहाँ पे, दैट A coordinate bond with B can be represented as A plus and B negative,
बिल्कुल वही हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से कोई भी चार्ज नहीं बचेगा और आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो स्ट्रक्चर है दोनों वही है कि आयोडीन से 4Cl सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आई नेगेटिव की वैलेंसी वैसे ही 4 हो ही सकती है, आयोडीन की होती है 1357, राइट। अब अगर इसमें मुझे लोन पेयर वगैरह कैलकुलेट करना है तो वो भी काफी आसान है। जैसे ICl3 था, देखो मैजेंटा कलर ले लेता है। ICl3 में आयोडीन के ऊपर कितने लोन पेयर थे? मेरे ख्याल में 2 लोन पेयर हुआ करते थे यहाँ पे, राइट। जब ये ICl4 नेगेटिव बना, उस समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो तो Cl से आए थे, Cl नेगेटिव से। तो आयोडीन के लोन पेयर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर्स ही रहेंगे। उसने अपने इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं किया ना इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए। डू यू एग्री विद दिस? यस। क्लियर? नाउ ऑन द अदर साइड यहाँ पे देख लेते हैं। इस साइड में अगर आप देखोगे तो ICl5 में कितने लोन पेयर थे? ICl5 में 1 लोन पेयर हुआ करता था, राइट। ICl4 के अंदर यहाँ पे जो आयोडीन है ऑब्वियसली 2 लोन पेयर है, एक तो ओरिजिनल लोन पेयर और एक और नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट हो गया वो भी तो लोन पेयर ही है ना, राइट। तो दोनों के अंदर देखिए 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड है। बात समझ में आई आप सभी को? ध्यान से देखिए इस एनालिसिस को, अभी जो बोर्ड पे किया हुआ है। इसके अंदर कोई डाउट हो तो बताइए। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? हाँ, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। अब बाकी के सारे मॉलिक्यूल्स मुझे चाहिए कि दोनों तरह से आप अपनी कॉपीज में ड्रॉ करें। ये 2 पॉसिबल वेज मैंने बताया ना, आई वांट एवरीबडी टू ड्रॉ बाय बोथ ऑफ दीज वेज। मैच करें उन दोनों का आपस में और दोनों के अंदर लोन पेयर कैलकुलेट करें। स्टार्ट डूइंग इट। भव्य अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, बड़ी अजीब बात है। कहाँ थे तुम? ये सब लोग बता रहे थे तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? भैया तोशद घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, कैसे काम चलेगा? कंप्यूटर का प्रोजेक्ट बनाना है। हाँ, तो कंप्यूटर का प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। उसने बोला हुआ है मेरे से, जो भी क्लासेस एडवांस लेवल की होंगी उसमें आएगा वो। अभी आ जाएगा 1 बजे। 1 बजे तो हमारा नहीं है। 1 बजे अब यार कल नहीं हो पाया था ना, तो आज तो 1 बजे मेरे को वो लेना है, इस पार्ट को कंप्लीट करूंगा ना मैं। एक बार देखते हैं अपन 6th पीरियड तक कितना होता है, उसके हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। बनाओ क्या तुम लोग? फटाफट स्ट्रक्चर्स बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं।
अरे भैया हुआ नहीं हुआ जल्दी बताओ यार, या तो कोई डाउट पूछो या फिर कंप्लीट करो तो मैं सॉल्व करूं आगे, फटाफट करो। सर दोनों केस में लोन पेयर सेम होनी चाहिए। दो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बना ना, ऑब्वियसली मतलब दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है ना, डेफिनेटली इट हैज टू बी। ओके सर। हाँ बोलिए सर। ICL2 प्लस का नहीं आता। ICL2 प्लस देखो वो तो ले लेके सिमिलर टाइप ही होंगे सारे के सारे। ICL2 प्लस अगर तुम्हें बनाना है, देखो इफ आई वांट टू ड्रॉ ICL2 प्लस, देखो मेरे पास में दो पॉसिबल वेज हैं। पहले वाले तरीके से बनाता हूं पहले तो मैं, देखो ICL2 प्लस ICL में Cl पॉजिटिव ऐड कर दो, तो अभी ICL है और एक Cl पॉजिटिव ले आओ तो Cl पॉजिटिव और आयोडीन। जैसे अब यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इसमें डोनर स्पीशीज कौन सी होगी, वो तो आयोडीन होगा है ना। तो ये लो ये बन गया, ठीक है। अब दूसरे वाले से भी पहले ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा वाला है कि ICL3 से एक Cl माइनस आपको निकालना होगा, तो आप ऐसे लिखो उसको कि एक ICL2 और फिर ये जो Cl होगा ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा, ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इवेंचुअली इस आयोडीन के ऊपर छोड़ करके जाएगा। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें भी वो ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद बी को आप जब प्लस माइनस से रिप्लेस करोगे तो वही नीचे वाला ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। यही आ जाएगा, रिप्लेस कर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस से, ठीक है। अब लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स का ऐसा है कि भाई ICL3 में कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। हाँ तो यहाँ पे भी दो ही बचेंगे, पॉजिटिव चार्ज का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना लोन पेयर पे। और ICL में कितने थे, ICL में 3 लोन पेयर्स थे और अब दो रह गए। अब दो रह गए ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेट कर दिया एक लोन पेयर, तो बस स्ट्रक्चर भी सेम है और लोन पेयर भी सेम। अग्रीड? यस सर। ठीक है, यस सर। बनाइए बाकी के स्ट्रक्चर्स बनाइए। सर स्ट्रक्चर समझ जाने पर ये ICL2 प्लस में मेरे को डाउट है, ICL2 माइनस नहीं प्लस में। ICL2 प्लस में क्या डाउट है बोलिए ना सर। इसमें निकाला तो एक आया ICL प्लस Cl प्लस और दूसरा ICL3 माइनस Cl माइनस। हाँ सर इसमें लोन पेयर मेरा मैच नहीं हो रहा। नहीं देखो ना कैसे नहीं मैच हो रहा, तुम्हारे सामने ही है ना इस समय, देखो देखो बोलो ना कहाँ पे नहीं मैच हो रहा है, टेल मी। तो ये ICL3 में, हाँ ICL3 में दो लोन पेयर होता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, -3 बॉन्ड्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 लोन पेयर्स। ओके ठीक है। हाँ सर। नोट करते जाइएगा सभी लोग सारी चीजें। दो स्ट्रक्चर सेम दिखना चाहिए, अगर लोकल सेम होना चाहिए, मतलब अपीयरेंस। अरे दोनों एक ही तो चीज है यार, तो एवरीथिंग हैज टू बी सेम ना। लेकिन हमने बोला डायरेक्शन माइनस में हम दो स्ट्रक्चर मतलब Cl माइनस मतलब कोऑर्डिनेट बॉडी ICL3 था और ICL4 कोऑर्डिनेट विद Cl था। मतलब आप कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं पहले ये बताइए आराम से। ICL4 माइनस आपने लिखा था पहले वाला।
हाँ तो अरे आपके सामने मैंने दो मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं ना, ऑल बॉन्ड्स, ऑल चार्जेस, ऑल लोन पेयर्स, एवरीथिंग हैज टू बी सेम। देखिए ना आपके सामने भी ICl2 प्लस है। मतलब जो इसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब वो ICl4 इसमें ICl3 है, मतलब वो सेम नहीं होना चाहिए ना? क्या सेम नहीं होना चाहिए सर? बिल्कुल खोलो ना, बताता हूँ। बोलिए ना, व्हाट शुड आई ओपन, टेल मी दैट। आपने तो लिखा था ICl4 माइनस का। बोलिए। हाँ सर, बिकॉज पर एक्सेप्ट दैट कोऑर्डिनेट माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ICl3, और वहाँ पे Cl4i माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद Cl। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है ही नहीं यार, सेकंड स्ट्रक्चर में कहाँ से आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड? हाँ सॉरी सर, ICl4 मतलब Cl के साथ है बॉन्ड। हाँ हाँ सर, तो मतलब स्ट्रक्चर तो सेम दिखने में नहीं है ना? अरे बिल्कुल है ना दिखने में। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस से रिप्लेस कीजिए ना लेफ्ट साइड में, इट विल लुक लाइक द राइट साइड। लिखा तो हुआ है नीचे, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद बी, रिप्लेस इट विद A प्लस एंड B माइनस, द लेफ्ट स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दैट ऑफ राइट स्ट्रक्चर। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? सर मैं रिप्लेस नहीं किया था। कीजिए ना रिप्लेस। बोलिए। सर ये Cl2 प्लस है, हमने Cl और कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl प्लस के साथ किया ना? एक मिनट, कौन सा वाला मॉलिक्यूल बोल रहे हैं आप? Cl2 प्लस। ICl2 प्लस, ओके। हाँ हाँ, तो सर इसके अंदर ICl का दो लोन पेयर कैसे होंगे? नहीं, कौन से वाले में पूछ रहे हो, अपर वन या लोअर वन? अपर वाले। अपर वाले में ICl के अंदर कितने लोन पेयर हुआ करते थे? ICl में कितने लोन पेयर होते हैं? ICl में 3 लोन पेयर है ना? हाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया तो 1 लोन पेयर चला गया ना? हाँ ठीक बस। हाँ अरे कितनी देर लगेगी तुम लोगों को कंप्लीट करने में, ये बताओ। करो फटाफट करो करो करो। जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं सारे कंप्लीट हो गए। शैल आई मूव अहेड? ठीक है, तो ये लोन पेयर बता देता हूँ बस मैं। आई थिंक ये सिग्मा बॉन्ड तो दिखाई दे ही रहे हैं, ये 6 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर होगा इसमें। और इसमें तो हो ही गया था ICl4 नेगेटिव और कौन सा सॉल्व कर दिया था, ICl2 पॉजिटिव। तो ICl2 माइनस में ICl के साथ में
ICL में होते हैं 3 लोन पेयर्स और एक Cl नेगेटिव आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 लोन पेयर्स एज इट इज रहेंगे इसमें। ICl2 पॉजिटिव हो गया था, ICl4 नेगेटिव हो गया था, तो ICl4 पॉजिटिव है, ICl3 और Cl प्लस। तो अब अगर ICl3 की बात करें तो ICl3 में है 2 लोन पेयर्स मेरे पास में, और Cl प्लस जब आएगा एक लोन पेयर डोनेट करना पड़ जाएगा, तो एक ही लोन पेयर बचेगा। देखिए जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। आपस में कोई बात नहीं करेगा, जिसको डाउट है वो इंडिविजुअली पूछिए। बोलिए। अच्छा वो मैंने एक साथ बना दिया उस ब्रैकेट को। हाँ वो ICl6 नेगेटिव के लिए एप्लीकेबल था केवल। हाँ ये केवल इसके एप्लीकेबल था। ICl6 पॉजिटिव में तो हाँ 0 लोन पेयर होगा। चलिए आगे बातचीत करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए तो आपको ये आयंस वायंस के तो स्ट्रक्चर ब्रेक करना आ गया। अब एक और तरीका होता है, जैसे एक तो मैंने बता दिया था कि अच्छा आयनिक और कोवेलेंट है, तुम ब्रेक कैसे करोगे, पहले इस बात को समझो। व्हेन यू टॉक अबाउट जो कोई मॉलिक्यूल आपके सामने आ जाता है ना, तो इन जनरल आप जब बोलोगे ना कि भाई ये आयंस में इसको ब्रेक करना है, इसको नहीं ब्रेक करना है। जैसे मैं तुम्हारे सामने 2 मॉलिक्यूल देता हूँ, ऐसे SiCl4 ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक है CaCl2, है ना। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे ना, तो फर्स्ट वाले को मैं आयंस में ब्रेक करूंगा, सेकंड वाले को मैं आयंस में ब्रेक नहीं करूंगा। स्ट्रक्चर बनाते टाइम इफ आई हैव टू ड्रॉ इट्स लुईस स्ट्रक्चर, इसके अंदर अगर आप मुझसे कहोगे आयंस तो मैं कहूंगा नहीं होंगे। इसके अंदर आप अगर मुझसे कहोगे कि आयंस तो मैं कहूंगा यस, आयंस के अंदर ब्रेक कर दो। देखो द आइडिया इज बीइंग बेसिकली आयनिक क्या होता है? आयनिक इज समथिंग which produces ions into water। वाटर में जो आयंस प्रोड्यूस कर देता है उसको एक्चुअली आयनिक कहते हैं। तो अब ऐसे तो बहुत देख करके उसको बताना काफी मुश्किल काम है, ऑल्दो मतलब अभी काफी आगे बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे इनऑर्गेनिक में, तब फिर भी थोड़ा बहुत बता सकते हो। बट फिर प्रिलिमिनरी आइडिया लेने के लिए द बेस्ट है कि आयंस वाले कौन कौन से होंगे। वो होंगे एक तो मेटल सॉल्ट्स। अब मेटल सॉल्ट्स में भी जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है वो तो सारे के सारे ही होंगे, है ना। और जो सेकेंड ए ग्रुप होगा बेसिकली उसके अंदर आप ये मान लो ऑलमोस्ट 80%। वो इसलिए क्योंकि अभी आगे आगे आप सॉल्युबिलिटी पढ़ोगे ना, तो कुछ कुछ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद सुना होगा बेरियम सल्फेट PPT होता है, कैल्शियम सल्फेट भी PPT होता है। जो हार्ड वाटर होता है, वाटर के अंदर हार्डनेस कैल्शियम सल्फेट ही क्रिएट करता है, राइट, है ना। तो प्रिमरीली मतलब अब वो तो देखो वो भी एक अलग चीज हो गई। बेसिकली मैं तो कैल्शियम सल्फेट का भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, तो मैं तो उसको लिख दूंगा ना Ca2+ और सल्फेट आयन, बिकॉज द पॉइंट इज कि वो तो जो PPT है वो प्रेसिपिटेट एक अलग चीज है। ऐसा नहीं है ना कि कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व ही नहीं होता। वो तो ये है कि उसका अमाउंट कितना होगा, वाटर का अमाउंट कितना होगा, वो हमें बैलेंस करना पड़ेगा और फिर निकल करके आएगा कि अभी PPT है या अभी ये सॉल्यूबल। इट इज समथिंग लाइक कि आप वाटर में अगर शुगर डालते जाओगे तो हमेशा थोड़ी डिसॉल्व हो जाएगी, एक मोमेंट आएगा जब डिसॉल्व होना बंद कर देगी। दैट इज नोन एज PPT काइंड ऑफ अ थिंग ना, राइट। तो उसका इससे SiCl4 एक अलग चीज हो गई। SiCl4 मेटल सॉल्ट ही नहीं है, उसकी नेचर ही कोवेलेंट है। वो लाइक डिसॉल्व्स लाइक के फंडामेंटल में ही पहले ही बाहर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को, राइट, है ना। तो एक तो जो मेटल सॉल्ट्स होंगे, इसके अलावा जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आयंस की फॉर्म में बाइफरकेट होते हैं, मतलब अमोनियम आयन अलग निकल जाता है। ऐसे ही जो एसीटेट सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्म में बाइफरकेट होते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को। तो अमोनियम सॉल्ट, एसीटेट सॉल्ट्स, ऑल मेटल सॉल्ट्स, इनको मैं पहले आयंस बना दूंगा, राइट। और फिर जो कोवेलेंट बचेगा उसको बाइफरकेट करके आगे बढ़ना स्टार्ट करूंगा। अब आप आगे देखिए इसी तरीके से अगर मेरे पास में एसिड्स आता है, एसिड्स ऑब्वियसली मैं केवल इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहा हूँ इस समय एज ऑफ नाउ। जितने भी एसिड्स होते हैं ना उसके अंदर देखो सबसे सिंपल तरीका होता है, स्टेप 1 हैज टू बी नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। अब देखो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स का क्या होगा। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स का बड़ा सिंबल है, नंबर ऑफ OH ग्रुप, दिस इज ऑल्सो नोन एज
basicity of the acid, also known as number of replaceable H प्लस आयंस। जितना OH ग्रुप होता है वो इसकी बेसिसिटी होती है, उतने ही रिप्लेसेबल H प्लस आयंस होते हैं, राइट। अच्छा, अब एसिड को देख करके कैसे पता करोगे कितने OH ग्रुप्स हैं? तो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल H एटम्स एक्सेप्ट the following 3 inorganic acids. Number of OH groups is always equal to the number of total hydrogen atoms except the following 3 inorganic acids. वो कौन से inorganic acids हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो वो हैं, एक तो है H3PO3, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स में लिखता जाता हूँ, इसके अंदर 2 OH ग्रुप्स होते हैं। फिर है अपना H3PO2, इसके अंदर एक OH ग्रुप होता है। और फिर है अपना H4P2O5, इसके अंदर 2 OH ग्रुप्स होते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? H3PO3, H3PO2 और H4P2O5, राइट। दीज आर द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन दीज। राइट, तो सबसे पहले आपको जब OH ग्रुप पता होंगे तो सेंट्रल एटम तो ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करोगे ही। पहले एक सेंट्रल एटम लोगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो एसिड के बारे में बात कर रहा था मैं। अदर देन दिस अगर मैं बात करूं तो जनरली जो भी सेंट्रल एटम आप चूज करेंगे, सेंट्रल एटम कौन सा होना चाहिए आप लोगों का? सेंट्रल एटम जनरली वो होना चाहिए लेस इन नंबर, मतलब जो एक या 2 ही हो, बाकी में ज्यादा नहीं हो। जैसे सल्फेट आयन में सल्फर सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन कैन नॉट बी द सेंट्रल एटम। और हैविंग मैक्सिमम कोवैलेंसी, मतलब ज्यादा से ज्यादा वैलेंसी हो जिससे वो आसपास के एलिमेंट्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके इन जनरल, राइट। उस तरह का सेंट्रल एटम आपको चूज करना चाहिए। अग्रीड? राइट, अब इसके बाद तो बड़ा सिंपल फंडा होता है। देन स्टार्ट प्लेसिंग द सराउंडिंग एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन सीक्वेंस। सर नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? अच्छा, सेंट्रल एटम तक दिखाई दे रहा था ऐसा? एक मिनट रुको। सर दिख रहा है अभी। नहीं, बट अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, आपने लास्ट को सेंट्रल एटम इन सीक्वेंस लिखा है। एक मिनट, उसके आगे टाइप करता हूँ, पता चल जाएगा। देन स्टार्ट प्लेसिंग द सराउंडिंग एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन सीक्वेंस सच दैट। काम करते हैं, नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर लेते हैं, वो काफी नीचे आ गया है एक्चुअली। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ ना मैं। क्या हुआ? लिखिए, जल्दी नोट कीजिए, लिखिए। अब कुछ नहीं है, बस स्टार्ट प्लेसिंग the surrounding atoms around the central atom. Start placing the surrounding atoms around the central atom in sequence such that the structure
should be more symmetric. बस स्ट्रक्चर की सिमेट्री का ध्यान रखते हुए उसको प्लेस कर दीजिए। तो अब जैसे अगर मान लो किसी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, सपोज मुझे जैसे अब लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एनी ऑफ द एसिड्स, कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, H3PO4 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो अब जैसे अगर मान लो मुझे H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, I'll take it H3PO4 में कितने OH ग्रुप्स होंगे, हाउ मेनी OH ग्रुप्स, 3 OH ग्रुप्स होंगे, साफ साफ 3 हाइड्रोजन आइटम दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल आइटम कौन सा होगा? अरे यार तुम लोग टाइम मत वेस्ट किया करो, कितनी बार आप लोगों को बोला है कि टाइम मत वेस्ट किया करो, समझ में नहीं आती आप लोगों को बात। अगली बार से अपनी क्लास का चलो हार्ड एंड फास्ट रूल है, मैं आप लोगों को बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्ट्रेट अवे में जो भी पर्सन टाइम वेस्ट करेगा उसको बाहर निकाल दूंगा क्लास के, आपका लॉस होगा, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सेंट्रल आइटम कौन सा है? फॉस्फोरस। तो सबसे पहले एक फॉस्फोरस, फिर 3 OH ग्रुप इसके आसपास सराउंडिंग में, एक OH ग्रुप यहाँ आएगा, एक और OH ग्रुप यहाँ पे आएगा, एक और OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। अब सराउंडिंग एटम्स में क्या बच गया, व्हाट्स रिमेनिंग, ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन को भी यहाँ पे कहीं पे लगा देते हैं, राइट। अब बस वैलेंसी सेटिस्फाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स आएंगे जहाँ पे हमने OH ग्रुप लिए हुए हैं, और डबल बॉन्ड आ जाएगा जहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है। और फास्फोरस की वैलेंसी होती है 3,5, 5 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, बन गया H3PO4। बात समझ में आई, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर पहले कुछ चीजें मैं एक साथ बता देता हूँ, फिर आप लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि देयर आर पैरोक्सी लिंकेजेस होते हैं कई बार, तो पैरोक्सी लिंकेजेस बड़े आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। देखो, पैरोक्सी लिंकेज को इवेंचुअली डिटेक्ट करना बहुत आसान है, बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल, बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल ओनली वी कैन डिटेक्ट द पैरोक्सी लिंकेज। देखिए किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली पैरोक्सी लिंकेजेस को। फंडा बहुत सिंपल है पैरोक्सी लिंकेज को डिटेक्ट करने का मेरे लिए कि मेरा जैसा अगर कोई भी एक पैरोक्सी लिंकेज है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सेंट्रल एटम की। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, H3PO4 लीजिए आप, और एक और एसिड साथ में ले रहा हूं मैं, H3PO5 लीजिए। इन दोनों के अंदर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से। तो देखो क्या आएगी, +3 + x -8 = 0। इन पैरेलल यहां निकालते हैं, +3 + x -10 = 0। राइट। तो अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट होकर के आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x = हाँ x = आ रहा है मेरे ख्याल में +5, राइट। और यहाँ पे राइट साइड में x की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ तो x = +7। अब अगर x = +7 यहाँ पे आ रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दिस इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फॉस्फोरस। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो अगर कोई ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आ जाती है विच इज नॉट पॉसिबल, तो दैट बेसिकली इंडिकेट्स, ये यहाँ क्रॉस के आगे लगा, दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि यहाँ पे एक पैरोक्सी लिंकेज है। और पैरोक्सी लिंकेज अगर होगा तो केवल एक ही होगा, लिख रहा हूं मैं ओनली वन, क्योंकि बेसिकली क्या होता है पैरोक्सी लिंकेज क्या होता है, पहले इस बात को समझिए आप। पैरोक्सी लिंकेज देखिए यहाँ पे मुझे इस ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे पता चला, वो इस तरह से पता चला, इसी मॉलिक्यूल को ना ध्यान से देखिएगा, आप बाइफरकेट कर दो, H3PO5 को आप बाइफरकेट कीजिए, H3PO3 और आप लिखिए ब्रैकेट में O2। बात समझ में आ रही है आपको, H3PO3 और आप ब्रैकेट में लिखिए O2। ये ब्रैकेट में O2 लिखा ना, ये है पैरोक्सी,
अब एक्चुअली क्या था कि पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है, अब मुझे पता है कि जैसे एक परऑक्सी लिंकेज है। परऑक्सी क्या होता है? परऑक्सी इज, यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं मैं, 3 तरह के होते हैं। देखो ये ऑक्सीजन 2- इज ऑक्साइड आयन, फिर है O2 2-, ये होता है परऑक्साइड, और O2- ये होता है सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड एक चेन में लिखा हुआ है मैंने। तो आप अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे, सबसे ऊपर ऑक्साइड आयन के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, फिर परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और सुपर ऑक्साइड में -½ होती है। बात समझ में आई आपको? राइट। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जब मैंने H3PO5 को पहले देखा, मैं उसका परऑक्सी लिंकेज काउंट नहीं कर रहा था ना, इसलिए गड़बड़ा रहा था। अब आप काउंट करके देखिए, सारी की सारी चीजें प्रॉपर्ली कैलकुलेट होकर के आएंगी। आप लिखिए H3PO3 और O2, तो देखिए +3 और फिर +X, फिर आप लिखेंगे -O3 का कितना हुआ, 3 × 2 6, और फिर वो जो O2 है वो तो खुद ही 2- है ना, तो -6 और -2, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे x कितना निकल करके आ रहा है? हाँ 8 और 3 5। हाँ तो x इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू +5। तो ये तो सही है ना, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट ना। तो बेसिकली वो एक परऑक्सी लिंकेज था ना, जिसको हमने अकाउंट नहीं किया था, इसीलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट गड़बड़ आ गई थी। ये बात समझ में आई आप सभी को? तो सीधे सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सीड कर जाता है तो इसका मतलब परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, राइट। यहां तक बात समझ में आई आप सभी को? अरे जल्दी बोलो यार। हाँ अच्छा, अब ये नोट कर लिया आप लोगों ने ये सब? यस सर। हाँ तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो परऑक्सी, अच्छा अब एक और चीज ये देखिए, बेसिकली परऑक्सी लिंकेज जब भी होता है ना, आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो O2 2- जिसकी आप बात करते हैं, विच इज अ परऑक्सी लिंकेज, तो आप इस बात को समझिए कि ये जो परऑक्सी होता है इसका खुद का स्ट्रक्चर क्या होगा। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, O- और O-, और इसके बीच में मेरे ख्याल में एक सिंगल बॉन्ड होगा। दिस इज परऑक्सी, राइट। तो अब होता क्या है कि प्रॉब्लम इज दैट कि आप, ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और बहुत सारे लोन पेयर्स होंगे, वो जब पास पास आ जाते हैं ना तो मॉलिक्यूल को हाईली डिस्टेबलाइज करते हैं। ये खुद ही हाईली अनस्टेबल होगा ना, इतनी सारी नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज को हमने जब काफी क्लोज रख दिया है तो काफी ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर की तरफ तो चीजें प्रोन करी गई हैं, डेफिनेट सी बात है। बात समझ ना आप? दैट इज द ओनली रीजन हाईली अनस्टेबल ड्यू टू लॉट्स ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज, राइट। यहां कहीं लिख देता हूं मैं, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू लॉट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज closer together, right. Oxygen being second highest electronegative element of periodic table. Oxygen is the second highest electronegative element of the periodic table, right. क्लियर? तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहीं पे एक एरो लगा देते हैं, इसी की वजह से whenever we detect peroxy linkage, there is only one peroxy in the molecule except
CrO5 एंड फ्यू पॉलीमेराइक बोरेट्स। तो अब ये जो पॉलीमेराइक बोरेट्स हैं ये तो अपने जेईई के कोर्स में ही नहीं है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CrO5 अपने कोर्स में है, तो मतलब आप ये मान लो अपने पोजीशन में एक ही मॉलिक्यूल है अप टू IIT JEE लेवल, जिसमें मोर देन 1 परऑक्सी होता है। उसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। कुछ नहीं होता, एक क्रोमियम यहाँ पे होगा बेसिकली, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे प्लेस करो आप, और प्लेस 2 मोर ऑक्सीजन ऑन दिस साइड। बस अब मैं बॉन्ड्स बना देता हूँ। सिंगल बॉन्ड से ये आपस में एसोसिएटेड रहते हैं और इनके खुद के बीच में भी ये बॉन्ड होता है। ये 4 ऑक्सीजन हो गए और एक वो डबल बॉन्डेड हो तो है ही। क्रोमियम अपनी वही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रिटेन करता है यहाँ पे। This will retain its own +6 oxidation state as it is. क्या हुआ यार, इतनी नॉइस क्यों आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? This is the only molecule जिसके अंदर more than 1 परऑक्सी लिंकेज होता है, बाकी सब में एक सिंगल परऑक्सी लिंकेज होगा। तो मॉलिक्यूल को देख करके एक तो आप परऑक्सी लिंकेज आ सकते हो। नोट कर लिया आप सभी ने? नेक्स्ट बोर्ड पे चलो। नोट कर लिया सभी ने? जल्दी नोट करो यार, आपस में बातें मत करते रहा करो। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूं। यस सर। अब परऑक्सी लिंकेज को कभी भी अगर प्लेस करना है तो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे मेरे पास में। एक तो जिसमें मोनोसेंट्रिक होंगे, जिनके अंदर बेसिकली एक सेंट्रल एटम होगा, और दूसरा मेरे पास में होंगे पॉलीसेंट्रिक। एक मोनोसेंट्रिक होंगे और एक पॉलीसेंट्रिक होंगे। तो कभी भी अगर मुझे परऑक्सी लिंकेज को प्लेस करना है, ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, प्लेसिंग परऑक्सी लिंकेज। प्लेसिंग परऑक्सी लिंकेज। अब अगर मोनोसेंट्रिक है सपोज मेरे पास, उसमें अगर मुझे प्लेस करना है तो वो तो बड़ा सिंपल रहेगा। मान लीजिए कि X अगर सपोज मेरे पास में सेंट्रल एटम है, तो परऑक्सी लिंकेज कुछ इस तरह प्लेस होगा, X, फिर एक ऑक्सीजन और फिर एक OH ग्रुप, राइट। और अगर पॉलीसेंट्रिक मेरे पास में आ जाता है कहीं पे, तब इसको प्लेस करने का मेरे पास जो मेथड है दैट वुड बी, पॉलीसेंट्रिक में बेसिकली 2 सिचुएशंस हो जाएंगी। ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर होंगे तब मैं उसको इसी तरह से प्लेस करूंगा जैसे मैंने ऊपर प्लेस किया था। वही एक X लगाऊंगा मैं और फिर से एक ऑक्सीजन और OH ग्रुप। और अगर इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे तो इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक मिनट रुको, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में आपको ये करना पड़ेगा। ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के केस में आप यहाँ पे X बीच में, एक मिनट रुको मुझे सोचने दो। पॉलीसेंट्रिक में अगर, वेट लेट मी थिंक इट ऑफ, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर होंगे, हाँ नहीं ठीक है सॉरी, नहीं वो पहले वाला ही सही लिखा हुआ था। इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर होंगे तब मैं इसको बीच में लेना पड़ेगा मुझे, तब मुझे पूरा परऑक्सी लिंकेज इस तरीके से लेना पड़ेगा, 2 सेंट्रल एटम्स के बीच में लेना पड़ेगा उस समय मुझे, तभी वो ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे तब तो बेसिकली बीच में लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना।
सिमेट्री ब्रेक हो जाएगी स्ट्रक्चर की। और इवन नंबर ऑक्सीजन आइटम होंगे दो जगह XOH बनाने से बेटर रहेगा कि मैं दोनों सेंट्रल आइटम के बीच में ही प्लेस कर दूंगा उसको। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यार बेसिकली। सर तो पॉलीसेंट्रिक का ऑड और मोनोसेंट्रिक दोनों सेम ही होंगे। हाँ मतलब लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं, उनका आपस में क्या लेना देना है? दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स ना, दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हो ना आप। सर एग्जांपल काम करते हैं अब, किधर गया यार?